हेलो बच्चों। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। सो उस 1 मिनट में सही फैसला लेने की जरूरत है, बिकॉज दैट डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ स्टूडेंट्स। अब कोरोना के समय में जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, एग्जाम्स भी अब तो नजदीक आ रहे हैं, तो सब अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो अपने आगे की दूर की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के डिलीटेड पोर्शन को भी अच्छे से समझ रहे हैं, ताकि आगे जाकर क्लास 11th और 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द डिलीटेड पोर्शन एज वेल, आई एम हियर टू टेक वन मोर लेक्चर ऑन इट। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के चैप्टर का एक और चरण आज सीखने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। जैसे कि आपको याद है, पिछले लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज जानी थी हमारे कार्बन के कंपाउंड्स की। अब वक्त आ गया है उन कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में बात करने का जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, today's lecture is going to be very informative and very important for the coming years, which is class 11th and 12th। वहां पे ये चीज बहुत कॉमनली यूज होने वाली है। सो चलिए फिर बिना वक्त गवाए हम बात करेंगे और समझेंगे हमारे कार्बन के कंपाउंड्स को। कार्बन की खासियत याद है? कार्बन की वो 4 प्रॉपर्टीज जो कार्बन को बिल्कुल अलग बना देती है। क्या है वो 4 प्रॉपर्टीज? उसकी टेट्रावैलेंसी, उसका कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने का नेचर, एंड कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, एंड ऑल्सो आइसोमेरिज्म। इन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में आपने जाना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स यू हैव नोन। ये जो कार्बन कंपाउंड्स की बात हो रही है, हम सब मिलकर कार्बन की दोस्ती को ही तो समझ रहे हैं अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, राइट? कार्बन जब हाइड्रोजन से जुड़ गया तो क्या बना? हाइड्रोकार्बन्स। क्या बना बच्चों? हाइड्रोकार्बन्स बन गया। सो अब वक्त है हम कार्बन के कुछ बहुत ही जरूरी कंपाउंड्स के बारे में जानने का। कार्बन हाइड्रोजन से भी दोस्ती करे और ऑक्सीजन से भी कर ले तो क्या होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की एक साथ कार्बन से दोस्ती का एक बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल कर आया है, और वो यह है कि कार्बन के बहुत ही प्यारे 2 कंपाउंड्स बनकर आए हैं, और वो कंपाउंड्स बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। सो क्या है वो कंपाउंड्स? पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था, वो है हमारे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। स्टूडेंट्स, बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं, मेनी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आई कैन से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं बच्चों। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए, है ना? सो हम उन 2 कंपाउंड्स की बात करते हैं आज जो हमारे लिए काफी कारगर साबित होते हैं। वी यूज देम अ लॉट। So let's start and understand one by one about ethanol and ethanoic acid। इथेनॉल होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे फॉर्म होगा, ये कहाँ यूज होगा, इसके सिर्फ फायदे हैं या नुकसान भी है, ये हम जानेंगे। सिमिलरली हम बात करेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में कि इथेनोइक एसिड कैसे बनता है, इथेनोइक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, इथेनोइक एसिड किसमें पाया जाता है, और इथेनोइक एसिड कहाँ मिलेगा, कहाँ यूज होगा। इन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढने वाले हैं आज के लेक्चर में। सो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड से दोस्ती करने के लिए तैयार है आप? समझने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज इथेनॉल, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज बोथ फिजिकल एंड केमिकल, व्हाट आर इट्स यूजेस, and even if harmful effects occur, what are those harmful effects which exist। सो समझ गए हो आज का लेक्चर का एजेंडा क्या है? साफ साफ। चलिए फिर इथेनॉल के बारे में पहले जानेंगे और फिर हम जानेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में। किसके बारे में जानेंगे बच्चों? इथेनोइक एसिड के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इथेनॉल की। इथेनॉल का एक और नाम है, क्या नाम है? इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है बच्चों? इथाइल अल्कोहल। जैसे सिंपल बात है बच्चों, एक बच्चे का नाम होता है, घर का नाम अलग, बाहर स्कूल में नाम अलग। सिमिलरली इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, बात वही है, ठीक है? इथाइल अल्कोहल
इथेनॉल, एक ही बात है। तो चलिए फिर इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। क्या है बच्चों? C2H5OH। कैसे बनता है ये समझा देती हूं मैं आपको, ठीक है। 2 कार्बन जुड़ जाएंगे, देखिए जुड़ गए हैं 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन है, ओके। एक हाइड्रोजन निकल गया और वहां पर OH जुड़ गया है बच्चों। क्या जुड़ गया है? OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया है। आई होप यू रिमेंबर, फंक्शनल ग्रुप का लेक्चर आपने अच्छे से लिया होगा और याद होगा कि फंक्शनल ग्रुप में OH अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, याद है ना। तो इथेनॉल हमारा होमोलॉगस सीरीज में सेकेंड मेंबर होगा। कौन सा मेंबर होगा? सेकेंड मेंबर। होमोलॉगस सीरीज याद है ना, कॉमन डिफरेंस होता है सबके बीच में, राइट। सो इथेनॉल सेकेंड मेंबर होगा हमारी अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज में। देखिए, इथेनॉल इज द सेकेंड मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। अब आप बोलोगे मैम सेकेंड मेंबर अगर इथेनॉल है तो फर्स्ट मेंबर कौन सा है बताइए? N, जब 2 कार्बन होंगे N इज इक्वल टू 2 इथ, N इज इक्वल टू 1 मिथ। तो पहला क्या होगा? पहला होगा मिथेनॉल। क्या होगा बच्चों? मिथेनॉल होगा। सो अब हम जब बात कर रहे हैं इथेनॉल की, इसका कॉमन नेम क्या है? इथाइल अल्कोहल है। क्या नाम है इसका कॉमन? इथाइल अल्कोहल। इसका स्ट्रक्चर हमने समझा, 2 कार्बन जुड़ जाते हैं एक साथ सिंगल बॉन्ड से और फिर बाकी जहां हाइड्रोजन हम लगाते हैं C2H6 में से एक H निकल जाएगा बाहर और उसकी जगह आ जाएगा OH। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप OH यानी नथिंग बट इथेनॉल बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। स्ट्रक्चर समझ गए हो कैसे बनता है? समझ गए हो। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बहुत आसानी से हमने जान लिया। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें जानते हैं इथेनॉल के बारे में। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा, मैम इथेनॉल क्या होता है? उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? ये तो पता चल गया, पर ये बनेगा कैसे? इथेनॉल की प्रिपरेशन को जान लिया जाए बच्चों। इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड ऑन द कमर्शियल स्केल बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। इथेनॉल कैसे बनेगा अगर आपके मन में सवाल आए तो उस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। कमर्शियल स्केल में अगर हम बात करें तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से इथेनॉल बनता है। अब आप बोलोगे मैम फर्मेंटेशन किसका करना है? अभी बता देंगे आपको किसका करना है। मोलासेस का हमें फर्मेंटेशन करना है। और वो कहाँ से मिलेंगे? ये मोलासेस क्या चीज़ है भाई? अरे वाह, बहुत आसान है, आप तो जानते हो। गन्ने का जूस, शुगर केन जूस में जो शुगर होता है उनसे मिलता है ये मोलासेस बच्चों। देखिए जो हमारा सुक्रोस होता है, बायोलॉजी में सुक्रोस सीखा होगा आपने, सीखा था कि नहीं? सुक्रोस बेटा कॉम्बिनेशन किस किस का होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है हमारा सुक्रोस। याद रखोगे ये बात? सुक्रोस में क्या क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्लियर है ये बात? सुक्रोज में क्या क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। अब इसके साथ क्या हो रहा है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है यहाँ पर, ईस्ट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ईस्ट की प्रेजेंस है। अब आप बोलोगे मैम ये ज़ाइमीस क्या है? बच्चों ये एक एंजाइम है जो ये काम करेगी, ठीक है। जब इस शुगर को यानी कि हम सुक्रोस को हम फर्मेंटेशन करेंगे ना, तब जाकर हमें मिलेगा हमारा C2H5OH यानी कि इथेनॉल, और साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा। अब आप बोलो मैम कंफ्यूजिंग सा है, मुझे नहीं समझ आया। अरे बहुत आसान है। शुगर लो, चीनी को, शुगर को हमने मिला दिया ईस्ट में और फिर वो ऑक्सीजन, एंड देन फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो बनेगा वो है हमारा इथेनॉल एंड CO2। ये रिएक्शन बड़ा जरूरी है, बड़े काम का रिएक्शन है। इथेनॉल कैसे बना ये पता होना चाहिए, राइट। हमारे शुगर और ईस्ट और ऑक्सीजन ये तीनों जब मिल जाएंगे तो फॉर्म होगा हमारा CO2 एंड इथेनॉल। अब आप बोलोगे मैम लैब में बनाएंगे अगर तो कैसे बनेगा ये? ठीक है, फर्मेंटेशन इन द लैबोरेटरी इज कैरिड आउट बाय यूजिंग शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन लिया, ठीक है, उसमें क्या ऐड करेंगे? यीस्ट ऐड करेंगे। यीस्ट इज एडेड टू द सॉल्यूशन और फिर दिस यीस्ट ये कमाल करना शुरू करता है। द यीस्ट यूजेस द शुगर फॉर एनर्जी ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस शुगर इज ब्रोकन डाउन। एनारोबिक रेस्पिरेशन इस प्रोसेस के द्वारा होगा क्या? शुगर टूटने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा, शुगर इज ब्रोकन डाउन और फिर एंजाइम्स अपना काम करते हैं और फिर हमें मिलेगा हमारा CO2 और इथेनॉल। अब आप बोलोगे मैम इसका कोई टेम्परेचर की कंडीशन है क्या?
बिल्कुल है। लेबोरेटरी में जब हम बनाते हैं इस प्रोसेस को, अगर हमें करना है तो इसकी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, याद रख लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। तो लैब में क्या होता है, हमारा ग्लूकोज शुगर लिया जाता है, ओके, यीस्ट इसके साथ होना ही है या ना, और फिर इथेनॉल और CO2, ओके। यीस्ट अपना काम करेगा, एंजाइम अपना काम करेगा, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा बायो वाला पोर्शन भी है इसमें, है ना। फर्मेंटेशन के बारे में एक खास बात जाननी बहुत जरूरी है। फर्मेंटेशन जब हम करेंगे हमें इसको एक्सक्लूड करना होगा एयर से। वी विल हैव टू एक्सक्लूड द एयर ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। क्यों भाई, क्यों हमें करना है, ताकि हम ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सकें। कोई चीज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कोई नई चीज ना बना ले। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड से मैंने समझाया था कि ऑक्सीडेशन होने पर कैसे अल्कोहल पहले इथेनॉल हो जाएगा और फिर इथेनोइक एसिड बन सकता है। इथेनॉल, इथेनॉल और फिर इथेनोइक एसिड ये बन जाएगा। तो बच्चों ये बात याद रखिएगा कि जब फर्मेंटेशन होती है तो इसको ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन से दूर रखना है, एयर से दूर रखना है। किससे दूर रखेंगे हम, हवा से, जहां से हम एयर को सप्लाई मिलता है उससे हम उसे दूर कर देंगे। क्लियर। नाउ बच्चों एक खास बात ये है, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि ये बाद में हेडेक्स भी, दीज आर वेरी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। हमें ये क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में ये हेडेक भी कॉज करते हैं और जो फ्लेवर होगा ना उस फ्लेवर पे भी फर्क पड़ जाएगा। फर्मेंटेशन रुकेगा कब, fermentation eventually stops when the concentration of ethanol produced is high enough to kill the yeast। इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में इथेनॉल प्रोड्यूस हो जाएगा, जो ईस्ट है ना वो सारा खत्म हो जाएगा ना। ईस्ट जब खत्म हो जाएगा तब फर्मेंटेशन प्रोसेस रुक जाएगा। समझे फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आपको फर्मेंटेशन प्रोसेस को अच्छे से समझना है तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूं मैं आपको, आप समझ जाओगे। फर्मेंटेशन पता है बच्चों, ब्रेड मेकिंग में यूज होता है। ब्रेड मेकिंग इन्वॉल्व्स फर्मेंटेशन। यहां पर CO2 निकलेगा बच्चों, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मेक्स द डो राइज। जो फूलता है ना ब्रेड, वो क्यों फूल रहा है, बिकॉज जो CO2 रिलीज होगा उसकी वजह से ये फूलता है। और अब आप बोलोगे मैम इथेनॉल जो प्रोड्यूस होगा वो कहां जाएगा, इथेनॉल बच्चों इवेपोरेट हो जाएगा व्हेन द ब्रेड इज बेक्ड। इथेनॉल इवेपोरेट्स व्हेन द ब्रेड इज बेक्ड। तो देखा कैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है, कैसे इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है, ये बात आप समझ गए हो बच्चों। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे हमारे इथेनॉल की, इथाइल अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। What are the physical properties of ethyl alcohol? पहली चीज देखते ही जो नजर आती है, फिजिकल स्टेट की बात कर ली जाए, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर ली जाए और बॉइलिंग पॉइंट की भी। सो बच्चों इथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड, ये बात याद रखिएगा। रूम टेम्परेचर पे इथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड, ओके। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, हमारे फ्रीजिंग पॉइंट की हम बात करते हैं 156 केल्विन। क्या होगा, 156 केल्विन। अब आप बोलोगे मैम मेल्ट तो कोई चीज तब होगी ना जब सॉलिड होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट की। इथाइल अल्कोहल को हम कब फ्रीज कर पाएंगे, 156 केल्विन पे, और बॉइलिंग पॉइंट होगा बच्चों 351 केल्विन। ठीक है। स्मेल की बात करें, टेस्ट की बात करें जो हमें नजर आता है, ओके। स्मेल की बात करें, इट हैज अ डिस्टिंक्ट स्मेल एंड अ बर्निंग टेस्ट। अलग सी स्मेल है, उस स्मेल से पता चल जाता है अरे यार ये अल्कोहल की स्मेल है, बहुत अलग है, साफ समझने वाली स्मेल है। और अगर हम टेस्ट की बात करें तो जलने वाली, बर्निंग टेस्ट है इसका। ठीक है, टेस्ट की बात हो गई है, स्मेल की बात हो गई है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देख लिया। अब बारी है सॉल्युबिलिटी की, किस में घुल जाएगा ये सॉल्युबिलिटी बच्चों, अल्कोहल। हमारा जो इथाइल अल्कोहल है ये पानी से इंटरेक्ट करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो पोलर होते हैं ना, अल्कोहल भी पोलर है और वाटर भी पोलर कंपाउंड है, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत बढ़िया तरीके से पानी में इंटरेक्शन हो जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का खेल है जिस वजह से ही पानी और अल्कोहल का बहुत बढ़िया तरीके से इंटरेक्शन होता है। क्लियर, you'll remember this now? Great. Moving on to physiological action. ये बड़े एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है इसमें जो हम जानेंगे वो ये है कि इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल और सिंपली अल्कोहल। अल्कोहल यही है बच्चों, जो लोग ड्रिंक करते हैं वो यही अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को ही ड्रिंक किया जाता है। इट इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑल द अल्कोहलिक ड्रिंक्स। इथेनॉल हमारे सभी अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स होते हैं उन सभी में ये पाया जाता है।
ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम देख सकते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स के, उन सब में क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा। क्लियर है ये बात? चलो फिजिकल प्रॉपर्टी और जान लेते हैं, और वो जब हमने जान ली है कि हम वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इथेनॉल कहाँ कहाँ मिलता है, अब बारी है इसकी एक्शन को जानने की। किस पे एक्शन देखना है, लिटमस पेपर पे। क्या करेंगे हम, लेट्स फाइंड आउट द एक्शन ऑन लिटमस। अगर लिटमस पेपर इसमें डुबाया जाए तो होगा क्या, चलिए जान लेते हैं। इथाइल अल्कोहल डज नॉट कंटेन H+ आयोन्स एज इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। वो कौन सा कंपाउंड है बच्चों, न्यूट्रल कंपाउंड है। तो अगर हम लिटमस पेपर ले, इथेनॉल में डाले, उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि H+ आयोन्स तो है ही नहीं। याद रहेगी ना ये बात, H+ आयोन्स तो है ही नहीं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। इथेनोइक एसिड पे पड़ेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एसिड है तो H+ आयोन्स होंगे, H+ आयोन्स होंगे तो फिर रेड कलर एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स में तो देख ही रखा है हमने, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सो बच्चों इथेनॉल की बात क्लियर है, ओके। इसमें H+ आयोन्स नहीं होते हैं, इस वजह से इसका लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इथेनॉल के कंबशन की। व्हाट इज कंबशन, बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस। याद है ना ये बात। तो अगर हम हमारे इथाइल अल्कोहल को बर्न करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज होने वाली है। इसके बारे में आप सभी जानते हो, क्या होगा, हीट एंड लाइट तो रिलीज होगी ही, साथ में CO2 और H2O, भाप निकलेगी और CO2 निकलेगा बच्चों, बहुत सारी हीट एंड लाइट रिलीज होने वाली है। हाँ है ना, कंबशन रिएक्शन में यही होता है ना। और एक बात याद रखिएगा, ऑल द अल्कोहल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये, ऑल द अल्कोहल्स आर फ्लेमेबल एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ड्यूरिंग कंबशन। इथेनॉल इज हाईली फ्लेमेबल। अगर कोई चीज बहुत आसानी से आग पकड़ रही है, बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है, तो कहाँ यूज करें, बिल्कुल सही समझा, फ्यूल में यूज करेंगे। इट कैन बी यूज्ड एज एन एक्सीलेंट फ्यूल। इथेनॉल कैन बी यूज्ड एज एन एक्सीलेंट फ्यूल। याद रहेगी बात, क्यों भाई, क्योंकि ये एक हाईली फ्लेमेबल सब्सटेंस है, ओके। अब हम हमारे अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल को लेंगे और इसका रिएक्शन करेंगे, किसके साथ, सोडियम के साथ। किसके साथ रिएक्ट करना है हमें, सोडियम के साथ। क्या फॉर्म होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज फॉर्म होगी, और वो होगी सोडियम इथेनॉल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। सोडियम प्लस इथेनॉल, सोडियम इथेनॉल, साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। तो बच्चों इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म, इस सोडियम इथेनॉल का एक नाम है बच्चों, वो है सोडियम इथॉक्साइड। क्या होगा, सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम साफ नजर आ रहा है, Na, इथ मतलब 2 कार्बन है, ऑक्सीजन भी तो है इसलिए ऑक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म हो रहा है, याद रहेगी ये बात। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर अ टेस्ट फॉर इथेनॉल इन लैबोरेटरी। ये रिएक्शन, कोई चीज इथेनॉल है या नहीं ये पता करना हो ना, तो इस टेस्ट से हम पता कर सकते हैं। जो सब्सटेंस को सोडियम से रिएक्ट करो और जो फॉर्म होगा वो होगा सोडियम इथॉक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। समझ गए ये बात, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन जान चुके हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज जान लेते हैं, डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन क्या होता है, सबको पता होता है। पानी की जब कमी हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं ना डिहाइड्रेशन करने के लिए, हाइड्रेट, बॉडी को डिहाइड्रेट, और हाइड्रेट का मतलब अपने को समझना है, हाइड्रेशन मतलब पानी है ना। सो डिहाइड्रेशन मतलब नथिंग बट रिमूवल ऑफ वाटर, पानी को निकाल देना कहलाएगा डिहाइड्रेशन। पानी का निकल गया भाई, हाइड्रेशन मतलब पानी का आना, डिहाइड्रेशन मतलब निकल जाना, राइट। सो यहाँ पर पानी निकल जाएगा, और जब निकलेगा कंपाउंड में से इथेनॉल ऑन हीटिंग विद एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये कब होगा, पानी कब निकलेगा इथेनॉल में से, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, पानी कब निकलेगा इथेनॉल में से। अगर देखना हो तो देख लीजिए, जल्दी से मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ओके। 5 हाइड्रोजन होने ही हैं, और एक जगह होगा हमारा OH, है ना। अल्कोहल ग्रुप हम ऐड करेंगे, फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे पानी निकल के आ जाएगा, और ये तभी होगा जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया जाएगा 170 डिग्री सेल्सियस पे, तब जाके ये पानी निकलकर अलग से बाहर आ जाएगा। पानी निकल गया तो अब सोचो बचा क्या, 2 कार्बन बचे, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये जो 2 बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। तो देखिए C2H4 हमारी इथीन बन जाएगी यहाँ पर। क्लियर है स्टूडेंट्स, कैसे हुआ ये, बहुत आसान है ना। पानी निकल गया, इथाइल अल्कोहल में से पानी निकल गया, बच गया इथीन, ओके।
और इथीन के साथ पानी बाहर निकल गया। याद रखिएगा ये बात। अब बच्चों डिहाइड्रेशन की एक खास बात ये होती है जब H और OH मिलकर पानी निकाल देते हैं ना, ओके, कब होगा ये? जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा एंड इट एक्ट्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्यों भाई डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करती है? यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। याद रखिएगा ये बात, ओके, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्यों? क्योंकि पानी को निकाल देता है, डिहाइड्रेट कर देता है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट बन गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगला रिएक्शन बड़ा आसान है, इसीलिए आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पहले कराई थी ताकि अब आपको आसान लगे। ऑक्सीडेशन क्या होगा? रिएक्टिव ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा हमारे इथेनॉल के साथ। इथेनॉल के साथ हमारा दो रिएक्टिव ऑक्सीजन हम कह सकते हैं, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और बन जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा बच्चों? इथेनोइक एसिड बन जाएगा प्लस वाटर। अगर एक होता तो क्या बनता? इथेनॉल बनता। क्या बनता? इथेनॉल। दो है, यहाँ पे बन गया है इथेनोइक एसिड। क्लियर है ये बात? नो कंफ्यूजन एट ऑल? बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है बच्चों ये भी, ठीक है। आगे बढ़िए, मैंने आपको इथेनॉल कहाँ, कैसे, क्या भी बताया और उसकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज का भी जिक्र किया। सो नाउ इट्स टाइम टू नो दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इथेनॉल। इतना ज्यादा काम की चीज नहीं है ये, हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत हैं इसके। कौन से हैं बता दूं? पहला, सबसे जरूरी, सबसे आसान, सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा जब अल्कोहल का कंजम्पशन किया जाता है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इंसान के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। क्यों भाई, क्या हो जाता है? ऐसा होता यह है बच्चों कि इट स्लोज डाउन द मेटाबॉलिक फेज एंड डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये इथेनॉल जाकर ना हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे असर करता है, मेटाबॉलिज्म पे असर करता है, इसीलिए ह्यूमन बॉडी के लिए ये हानिकारक है। ओके, और आप पूछो और क्या होगा इससे? इससे होगा बच्चों, इट कॉजेज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। समझ नहीं आता क्या हो रहा है, हाथ कभी हिल रहे हैं, कुछ हिल रहा है, कोऑर्डिनेशन लैक होने लगता है। एंड ऑल्सो मेंटल कंफ्यूजन अकर्स, और नींद सी आने लगती है, ड्राउजीनेस फील करता है बंदा जब अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा हो जाए। हाँ या ना? ये सब तो आप सभी जानते ही होंगे। और अगर हम डिटेल में बात करें तो किडनी पर और लिवर पर भी काफ़ी इसका असर पड़ता है, किडनी और लिवर के फंक्शन पे भी इसका बुरा असर पड़ता है। अगर हम इथेनॉल की बात करें, ठीक है, इथेनॉल की खास बात ये होती है कि इतनी जगह अगर नुकसान पैदा कर रहा है तो फिर मिथेनॉल लेंगे तो क्या होगा? इट कैन कॉज डेथ। इनटेक ऑफ मिथेनॉल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज कैन कॉज डेथ। इथेनॉल और मिथेनॉल में फ़र्क पता करिए। इथेनॉल से बुरा असर पड़ रहा है लिवर पर, किडनी पर, नर्वस सिस्टम पर। अगर मिथेनॉल ले लें, थोड़ा सा भी ले लें तो ना मर सकता है इंसान। ठीक है, तो ये बात पता चल गई होगी आपको। इसलिए ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इथेनॉल लिया जाता है, मिथेनॉल नहीं। एंड नाउ जिस अल्कोहल को, देखिए, अल्कोहल विच कंटेन्स 95% अल्कोहल इन अबाउट 5% ऑफ वाटर, 100% अल्कोहल में अगर हम बात करें 5%, हम 95% करके 5% पानी मिला दें तो पता है क्या होगा? एक बड़ी ऐसी चीज बन जाएगी। कौन सी चीज है वो है रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्या बन जाएगी? रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब आप बोलोगे मैम अगर 100% अल्कोहल हो तो उसका क्या नाम होगा? वो कुछ नहीं बच्चा, वो है हमारा एब्सोल्यूट अल्कोहल। ओके, और जब 95% अल्कोहल हो तो वो बन जाएगा रेक्टिफाइड स्पिरिट। इंटरनल्स वगैरह में आगे जाकर आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है, सो याद रख लीजिएगा। ठीक है, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होती है? वही बच्चों जो हॉस्पिटल्स में यूज होती है। ठीक है, मूविंग ऑन। मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, और ये लिवर में जाता है। मिथेनॉल देन रिएक्ट्स रैपिडली विद द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। एज अ रिजल्ट प्रोटोप्लाज्म गेट्स कोएगुलेटेड इन सच ए वे दैट एन एग गेट्स कोएगुलेटेड ऑन बॉइलिंग और कुकिंग। यहाँ पर जब हम इथेनॉल की बात कर ही रहे हैं तो मिथेनॉल को क्यों छोड़ा जाए? तो मिथेनॉल के बारे में भी ये बात बता रखी है। मिथेनॉल ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड? मिथेनॉल बन जाएगा। उसका नाम क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम होगा? फॉर्मल्डिहाइड। जब इथेनॉल का जिक्र हो, मिथेनॉल का भी होना चाहिए। AL-OL का फर्क बच्चों, AL और OL का, OL अगर एंड में है तो वो अल्कोहल है, और अगर AL है तो क्या है? एल्डिहाइड है। क्या है बच्चों? एल्डिहाइड। याद रहेगी ना ये बात, नो कंफ्यूजन एट ऑल। ऑक्सीडाइज जब अल्कोहल हो जाएगा तब एल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमें इसके ड्रिंकिंग पर्पस को, कई लोग ना, आप सोचो कि इथेनॉल, हमारा इथाइल अल्कोहल एक जगह से दूसरी जगह जाना है,
तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई इसका मिसयूज ना करे, कोई ड्रिंक ना कर ले, उसके लिए पता है क्या करते हैं, इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। ट्रांसपोर्टेशन में इंडस्ट्रियल अल्कोहल को हम क्या करते हैं, डीनेचर कर देते हैं ताकि कोई उसे पी ना सके। ठीक है, क्या करेंगे हम, बाय एडिंग सर्टेन पॉइजनस सब्सटेंसेस सच एज मिथेनॉल। बोला था ना मिथेनॉल हानिकारक है, मिथेनॉल लेने से आदमी मर सकता है, तो मिथेनॉल डाल दिया उसमें। ठीक है, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस डाल दिया ताकि ट्रांसपोर्टेशन में कोई उसको यूज ना कर सके। ओके, पिरिडीन, कॉपर सल्फेट, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है, ये डाल दिए जाते हैं और बाद में फिर जब जरूरत पड़े तो उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, बिसाइड दिस डाइज आर आल्सो एडेड टू कलर द अल्कोहल ब्लू। अल्कोहल वैसे कलरलेस लिक्विड होता है, इसको डाई डाल के, डाइज अलग अलग कलर की बनती है ना, तो डाई डाल के इसको कलर बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा, इस अल्कोहल को बोलेंगे डीनेचर्ड अल्कोहल या फिर मिथाइलेटेड स्पिरिट। ऑब्वियसली मिथेनॉल ऐड कर रहे हैं, जहरीला पदार्थ ऐड कर रहे हैं, तो उसका नाम रख दिया है, क्या रखा है, मिथाइलेटेड स्पिरिट और डीनेचर्ड अल्कोहल। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अब जब हम अल्कोहल के बारे में काफ़ी लोग काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं, तो अल्कोहल जब इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यूज़ होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लोग उसको ड्रिंक नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि उसको डीनेचर कर दिया जाता है, उसमें पॉइजनस सब्सटेंसेस ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, याद रहेगी ना ये बात। कौन से सब्सटेंसेस है जो ऐड किए जा सकते हैं, हमारा कॉपर सल्फेट ऐड किया जा सकता है, पिरिडीन ऐड कर दिया जा सकता है और मिथेनॉल भी। ओके स्टूडेंट्स, अब आप बोलोगे मैम आपने तो इतने सारे हार्मफुल बातें बता दी है अल्कोहल के बारे में, कुछ फायदे की चीज है भी या नहीं? बिल्कुल है, उसके यूजेस भी हैं। तो यूजेस पता है क्या है? इथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो पानी में घुलते नहीं है, वहां पर रोल प्ले करता है इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, सो जो चीजें पानी में आसानी से मिक्स नहीं होगी वो इथेनॉल में मिक्स हो जाएंगी। हम ये उन चीजों का मतलब यहाँ पर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते वो इथेनॉल में आसानी से हो जाते हैं। क्लियर गाइस? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट यूज, इट इज यूज्ड एज फ्यूल। इट इज यूज्ड एज फ्यूल कहाँ पर? ऑब्वियसली कार्स में, व्हीकल्स में। इट इज यूज्ड इन पेट्रोल। ओके, दिस मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड पेट्रोल इज नोन एज पावर अल्कोहल। पेट्रोल को अल्कोहल को मिला दिया अगर तो क्या बन जाएगा? पावर अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पावर अल्कोहल। अच्छी चीज है ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नहीं? चलिए, और एक चीज, आप कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक लो तो अल्कोहल सबसे मेजर पोर्शन में होता है, तो एक ये यूज है ही, राइट? चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। एंड नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, वुंड्स को स्टेरिलाइज करने के लिए, वुंड्स को साफ करने के लिए भी अल्कोहल यूज होता है। मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने, हाँ है ना? सो इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक टू स्टेरिलाइज वुंड्स। और हॉस्पिटल्स में भी, सिरिंज में भी हम इसको यूज करते हैं साफ करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए। क्लियर? और जब हॉस्पिटल की बात आई तो दवाइयों की बात तो आनी ही थी। सो हमारा इथेनॉल काफी सारी दवाइयों में भी प्रयोग किया जाता है, सच एज कफ सिरप्स, मेनी टॉनिक्स, बहुत अलग अलग टॉनिक्स में, अलग अलग कफ सिरप्स में इथेनॉल यूज किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? इथेनॉल के हार्मफुल इफेक्ट्स, इथेनॉल के यूजेस, इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज, इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने जान ली है बच्चों। तो चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं और अब हम बात करेंगे दूसरे कंपाउंड की, और वो है इथेनोइक एसिड। क्या है बच्चों? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को अगर समझना है, विनेगर को जानना होगा। विनेगर इज नथिंग बट इथेनोइक एसिड बच्चों। ठीक है, अगर आपको बोलना है कि विनेगर का फॉर्मूला लिखो, विनेगर में क्या होता है, तो होता है हमारा इथेनोइक एसिड। इथेनॉल से ही इथेनोइक एसिड बनता है। ठीक है, तो चलिए फिर जानते हैं इसके बारे में भी कुछ खास बातें। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। इथेनोइक एसिड का एक और नाम है एसेटिक एसिड। क्या नाम है? एसेटिक एसिड। ट्रिवियल नेम है बच्चों ये इसका। ट्रिवियल नेम का मतलब याद है ना, मैंने नॉमेनक्लेचर में सिखाया था आपको। एसेटम, एसेटिक, ये जो वर्ड है ना बच्चों, ये आया है, इसका मतलब विनेगर होता है। क्या होता है? विनेगर होता है। ठीक है, क्योंकि विनेगर में पाया जाता है, सोर्स वही था इसका। ओके, इसलिए नाम रख दिया एसिटिक एसिड। फॉर्मूला CH3COOH। क्या है बच्चों? CH3COOH। दो कार्बन दिख रहे हैं, एक ये रहा और एक दूसरा ये रहा। कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, ये डबल बॉन्ड O और फिर OH। देखिए कैसे आ गया है ना? सो बच्चों, इथेनोइक एसिड कैसे फॉर्म हुआ, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना, समझ गए हो आप? दो कार्बन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका फंक्शनल ग्रुप है और जुड़ जाएगा फिर।
क्लियर? ये जो इथेनोइक एसिड है बच्चों, होमोलॉगस सीरीज में कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन से नंबर पे आएगा? नंबर 2। पहला क्या होगा? मिथेनोइक एसिड होगा बच्चों, याद रहेगी ये बात। इट इज द सेकंड मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज, फर्स्ट मेंबर विल बी मिथेनोइक एसिड। और अगर फॉर्मूला की बात करें बन जाएगा CH3COH, कॉमन नेम है इसका एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। और एक खास बात बता देते हैं आपको, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। अब आप बोल रहे होगे मैम अभी तो आपने कहा एसिटिक एसिड विनेगर है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट विनेगर बन जाएगा। एसिटिक एसिड को जब डाइल्यूट कर दिया जाए तो विनेगर बन जाएगा। अगर आप पूछे कितना रहेगा, विनेगर कंटेन्स अबाउट 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड। विनेगर में कितना इथेनोइक एसिड होता है? डाइल्यूटेड होगा बच्चों, 5 to 8% होगा इथेनोइक एसिड। क्लियर? विनेगर इज यूज्ड वाइडली। कहाँ यूज होता है विनेगर? दूध का पनीर बनाने के लिए हम काम करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स, पिकल्स में, अचार में डाला जाता है ताकि वो खराब ना हो। सो विनेगर इज यूज्ड वाइडली, इट इज यूज्ड वाइडली एज अ प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, इथेनोइक एसिड के बारे में जल्दी से फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। स्टेट क्या होगा, देख के क्या लगेगा बच्चों? इट इज अ कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड। ये भी क्या है बच्चों? लिक्विड ही है, पर ना इसमें भी कलर नहीं है, पर इसकी स्मेल बहुत गंदी है, पंजेंट स्मेल है। ओके, एंड इसके टेस्ट की अगर बात करें तो सॉर टेस्ट है। अब आप बोलोगे मैम क्यों? एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, ये बात तो हम सभी जानते हैं, हाँ है ना। तो फिजिकल स्टेट समझ गए हो, स्मेल इसकी बहुत पंजेंट है, कलरलेस लिक्विड है, राइट। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट। फिर आपके मन में आएगा मैम मेल्टिंग लिक्विड को क्या मेल्ट करना, अभी बता देते हैं इसके बारे में बच्चों। प्योर इथेनोइक एसिड को 290 केल्विन, ठीक है, इसका मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट हम कहेंगे, और बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा 391 केल्विन, ठीक है। व्हेन प्योर इथेनोइक एसिड इज कूल्ड इट फ्रीजेस टू फॉर्म ए कलरलेस लिक्विड आइस लाइक सॉलिड व्हिच लुक्स लाइक ए ग्लेशियर। अगर इसको हम फ्रीज करेंगे ना, इसके फ्रीजिंग पॉइंट पे जो मैंने आपको बताया, उस फ्रीजिंग पॉइंट पे जब फ्रीज करेंगे तो क्या होगा? एक आइस लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ग्लेशियर की तरह नजर आएगा ये, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन प्योर इथेनोइक एसिड इट इज एडेड 100% प्योर बच्चों, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अगर हम इथेनोइक एसिड को बढ़िया तरीके से फ्रीज कर दें तो पता है क्या बन जाएगा? अगर 100% उसमें इथेनोइक एसिड ही होगा तो वो बन जाएगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड। याद रखिएगा ये बात, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये, आगे बड़ा काम आएगा अपने को ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। मूविंग ऑन, सॉल्युबिलिटी की बात करें, ये पानी में आराम से मिक्स हो जाएगा। इट इज मिक्सेबल विद वाटर इन ऑल द प्रोपोर्शन, आराम से मिला लो इसको, ठीक है, पानी में कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? ऑब्वियसली वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है ये, है ना। चलिए लिटमस की बात करें, क्या होगा लिटमस पे टेस्ट करोगे तो? अरे एसिड है भाई, तो एसिड के बारे में तो हम सभी जानते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और रेड तो रेड ही रहेगा, है ना। ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा इथेनोइक एसिड का, हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा ही। एसिटिक एसिड जो ठहरा ये बच्चों एक ऑर्गेनिक एसिड है। कौन सा एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड। खाने पीने की चीजों में पाया जाता है, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक तो होना ही था, राइट। दैट इज व्हाई इट इज अ वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, याद है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा था, वही चीजें अब देखो यहाँ काम आ रही है कि नहीं। ऑर्गेनिक एसिड होगा तो वीक एसिड है ये, एंड इतना वीक है इट इज वीकर एसिड देन HCl। अगर आपसे पूछे ये वीकर क्यों है, इसका कारण है लो आयोनाइजेशन, बिकॉज ऑफ इट्स लो आयोनाइजेशन। HCl क्या है? बिखर जाएगा, टूट जाएगा। कैसे बिखरेगा? H+ और Cl- में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। पर हमारा एसिटिक एसिड कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। जो हमारा CH3COOH है, H+ और CH3COO- पार्शियली आयोनाइज होगा। कैसे आयोनाइज होगा? पार्शियली, पूरे तरीके से टूटेगा नहीं, आयोनाइज नहीं होगा, इसीलिए वीक है ये। याद रहेगी ना ये बात। चलिए फिर लिटमस पे हमने देख लिया। अब हम एक काम करते हैं, हमने इथेनॉल को ना सोडियम से रिएक्ट करा था, पर अब हम एसिड है तो इसको हम बेस से रिएक्ट कर लेते हैं। एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर। सो बच्चों ये जो रिएक्शन होगा बेस के साथ, हमारे एसिटिक एसिड का यानी कि इथेनोइक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट कर जाएगा तो जो फॉर्म होगा, जो प्रोडक्ट होगा, उसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। सिंपल सी बात है, यहाँ से CH3COO ले लेगा, यहाँ से Na ले लेगा, बचा क्या? हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों मिलके बन जाएंगे H2O। क्या बन जाएंगे बच्चों? H2O बन जाएंगे। ठीक है, ये बात कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें बहुत आसान रिएक्शन है बच्चों ये, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स,
एस्टरिफिकेशन, बड़े काम की चीज है ये एस्टर। एस्टर बनने के प्रोसेस को ही कहते हैं एस्टरिफिकेशन। का बच्चे ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था मैम एस्टरिफिकेशन नहीं पढ़ाओगे का, क्या होता है एस्टरिफिकेशन? लीजिए बच्चों, एस्टरिफिकेशन की बारी आ गई है। जब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को समझ लो ना ठीक से, तब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन समझ आएगा। आप बोलोगे क्यों ऐसा? सिंपल सी बात है, दोनों को कंबाइन करना है, इथेनॉल को और इथेनोइक एसिड को। जो फॉर्म होगा वो बनेगा एस्टर। क्या बन जाएगा बच्चों? एस्टर बन जाएगा। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को कंबाइन करने पर जो बनता है वो बनता है इथाइल इथेनोएट। क्या बन गया? इथाइल इथेनोएट। साथ में पानी तो निकलना ही है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम पानी क्यों निकला? ध्यान से देखिए, यहाँ पर कैटलिस्ट अपना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हो रहा है। ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो है ही, तो पानी तो निकलना ही था, है ना। अब समझे रिएक्शन को। इथेनॉल लिया, इथेनोइक एसिड में मिलाया, प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, डिहाइड्रेशन होगा, पानी निकल जाएगा और जो फॉर्म होगा वो होगा एस्टर। अब आप बोलोगे मैम एस्टर तो बड़ी काम की चीज है, पूछो क्यों? एस्टर अगर रिलीज हुआ है ये आपको पता करना हो बच्चों, तो इसमें जो स्मेल होगी वो होगी फ्रूटी स्मेल। कैसी स्मेल होगी एस्टर की? फ्रूटी स्मेल होगी, ठीक है। ये बात समझ गए हो आप? आसानी से अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा बच्चों। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म होते हैं हमारे एस्टर्स, ठीक है। इस रिएक्शन को हम कहेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या होगा बच्चों? ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। अब एस्टरिफिकेशन में वाटर निकला, इथाइल इथेनोएट फॉर्म हुआ। अगर पानी मिला दे तो क्या होगा? देख लीजिए भला, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर एस्टर कर दीजिए, एस्टर में पानी मिला लीजिए, वही बनेगा बच्चों हमारा इथेनोइक एसिड। पानी निकल गया था ना, देखिए जब हम इथाइल इथेनोएट में पानी मिला देंगे तो इथेनोइक एसिड बन जाएगा और साथ में इथेनॉल। वही रिएक्शन उल्टा हुआ है बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं? बहुत सिंपल सी बात है। ये दोनों ऐड करने पर हमें क्या मिला था, है ना? पानी निकल गया था। अब हम रिवर्स कर रहे हैं, रिएक्टेंट साइड वही चीजें आ गई है, ठीक है। देखिए समझ गए होगे आप बात। प्रेजेंस हमारे यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। इट इज रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन। बच्चों बस इतना समझना है, एस्टरिफिकेशन अगर आपको समझ आ गया है, इथाइल अल्कोहल और इथेनोइक एसिड को मिलाने पर बन जाएगा इथाइल इथेनोएट। उस रिएक्शन को हम कह रहे हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। वहां पर पानी निकलता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाला काम होता है यहाँ पर, ओके। इसका ऑपोजिट क्या होगा? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या होगा बच्चों? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, एस्टरिफिकेशन का ऑपोजिट सैपोनिफिकेशन। क्लियर है? देखिए कैसे, यहाँ पर हमने इथाइल इथेनोएट को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस में मिला दिया तो हमारा बच्चों जो बनता है वो है इथेनॉल और सोडियम इथेनोएट, ओके। और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ हायर एस्टर्स इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। साबुन बनाने में ये बहुत काम आता है। बस फर्स्ट बात ये है कि यहाँ पर जो प्रेजेंस होगा बच्चों वो होगा एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, यानी कि बेस की प्रेजेंस में। एसिड की प्रेजेंस में सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बना, एस्टरिफिकेशन का ऑपोजिट हुआ। अगर बेस ले लिया जाए यहाँ पर, ठीक है, अगर बेस ले लिया जाए तब बन जाएगा इथेनॉल और साथ में सोडियम इथेनोएट। ये रिएक्शंस को और डिटेल में 11वीं 12वीं में बड़े अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है। अभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हो आप। एस्टरिफिकेशन का उल्टा होता है सैपोनिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, हमारे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड कंबाइन कर लेंगे और एक प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है ना ये बात? उसका उल्टा, उसका रिवर्स हो जाएगा हमारा सैपोनिफिकेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप बोलोगे मैम इथेनोइक एसिड को मैंने लिया और इसके साथ कुछ कुछ मिला के देखते हैं। कार्बोनेट्स को लीजिए, हाँ बाइकार्बोनेट्स को ले लीजिए, देखिए क्या होगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। हमारा इथेनोइक एसिड को हम सोडियम बाइकार्बोनेट से और सोडियम कार्बोनेट से दोनों से मिलाकर देखेंगे, ठीक है। और देखिए सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब मिलाया जाता है तो बनेगा हमारा सोडियम इथेनोएट। क्या बन जाएगा? सोडियम इथेनोएट। साथ में CO2 और पानी भी निकलेगा। क्लियर है ये बात? नो कंफ्यूजन एट ऑल, है ना बच्चों? दोनों में प्रोडक्ट सेम होगा, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग। बैलेंसिंग में ध्यान रखिएगा। क्या रखना है अपने को ध्यान? बैलेंसिंग में। आप बोलोगे मैम एक में Na2CO3 एक में NaCO3, प्रोडक्ट सेम है।
हाइड्रोजन की बैलेंसिंग में फर्क आ जाएगा। ठीक है, रिमेंबर दैट थिंग। देखिए यहाँ पर 2CH3COONA है, पर यहाँ पर सिर्फ CH3COON है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। अब ध्यान रखिए बच्चों, अगर आपको टेस्ट करना हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड का अपने को टेस्ट करना हो, तो ये बड़ी काम की चीज़ है। कैसे, मैं बता देती हूँ आपको। लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड मिल्की बना देता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो आप एसिड्स बेसिस इन सॉल्ट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में, याद रखिएगा ये। ठीक है, एसिड्स बेस्ड इन सॉल्ट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में ये हम जिक्र कर चुके हैं। मिल्कीनेस, ये बात CaCO3 वाली बात, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ऑलरेडी ये बात आप जानते हो बच्चों। ठीक है, यहाँ पर बहुत जरूरी है ये समझना कि ये मिल्कीनेस किसकी वजह से हो रहा है। ओके, ग्रेट। नाउ जब इथेनोइक एसिड की बात समझ आई जा रही है तो उसके फायदे बता दूं जल्दी से। इथेनोइक एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली है, तो जल्दी जल्दी उसके फायदे बताए जाए। बहुत इंटरेस्टिंग है इथेनोइक एसिड। इसको डाइल्यूट कर दिया जाए तो ये क्या बनेगा, विनेगर बन जाएगा, हाँ है ना। और विनेगर कहाँ यूज होगा, फूड प्रिजर्वेटिव्स में, खाने में, ताकि खाना खराब ना हो, इसके लिए ये यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज होगा, पिकल्स में यूज हो सकता है, टोमेटो सॉसेस में यूज हो सकता है, राइट। सो ये हमारे खाने में यूज होता है। क्लियर है ये बात। एपेटाइजर फॉर ड्रेसिंग द डिशेस, थोड़ा सा विनेगर डाला जाता है ना, एज एन एपेटाइजर डिशेस को सर्व में करते वक्त, राइट। मूविंग ऑन, इथेनोइक एसिड एक और बड़े काम की चीज करता है बच्चों। ये एक आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में मदद करता है, जो फिर आगे जाकर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन में काम आती है। थोड़ा सा बायो से रिलेटेड है, बट फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेल्यूलोस एसीटेट। क्या, सेल्यूलोस एसीटेट। ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में मदद करता है। मूविंग ऑन, बहुत सारे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में ये काम करेगा। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग कार्बन के कंपाउंड्स बनाने में ये बड़ा काम करेगा। जैसे कि आप एसीटोन बना लो, प्रोपेनोन बना लो, और यही बच्चों, यही प्रोपेनोन एस्टर बनकर परफ्यूम्स में काम आता है। तो देखा, इथेनोइक एसिड परफ्यूम्स बनाने में काम आएगा। एस्टर फ्रूटी स्मेल, बढ़िया बढ़िया स्मेल होगी, और वो बन जाएगा हमारा परफ्यूम्स में यूज हो जाएगा, है ना। इथेनोइक एसिड इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, डाइज, बहुत सारी अलग अलग चीजों में हमारा इथेनोइक एसिड आपके काम आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। एंड नाउ बच्चों, मैं चाहूंगी कि यहाँ पर मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे कंपैरिजन भी बता रखा है। आपको ये रिवाइज कर लोगे तो बहुत काम आएगा। ओके, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज यू शुड नो द डिफरेंस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज का भी डिफरेंस दे रखा है और फिजिकल प्रॉपर्टीज का भी। सो बच्चों, आज हमने इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, इन दोनों के बारे में डिटेल में जानकारी ली है, राइट। अलग अलग रिएक्शंस, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, ये हमने जाना। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, और क्या जाना हमने, इनके यूजेस के बारे में जाना, इनके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में अगर कुछ है तो वो भी जाना, राइट स्टूडेंट्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट जाने हमने, कैसे अल्कोहल को डीनेचर कर लिया जाता है, जिसकी वजह से फिर वो रास्ते में उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम यूज नहीं करते, क्या ऐड किया जाता है ये भी हमने जाना। आज की क्लास में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दो फंक्शनल ग्रुप्स में जब सेकेंड होमोलॉगस सीरीज का जो सेकेंड आइटम है, आइटम मैं कह रही हूँ मतलब सेकेंड सब्सटेंस है सीरीज में, जो सेकेंड नंबर पे आता है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इनके बारे में डिटेल में जाना, इनके फायदे और नुकसान को समझा, है ना बच्चों। सो आज के लेक्चर में आपको मजा आया होगा। आगे जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैड फन एंड आपने चीजें समझ ली होंगी। नोट्स में आपको ये प्रोवाइड भी किया जाएगा और कंपैरिजन फिर आप आसानी से अपने बुक्स में नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। कीप बीइंग विथ मी, सीखते रहिए, मजे लेते रहिए, और एग्जामिनेशन सब नजदीक आ रहे हैं बच्चों, तो डू योर बेस्ट। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।